तो आज का हमारा काम है इन स्लाइड्स के सहारे ये समझना कि मनोविज्ञान की ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई और आज ये कहाँ तक पहुंची है। और ये जो पूरा एक ढांचा है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही विचार के इंसान खुद को कैसे समझे सदियों में धीरे धीरे बदला है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है साइकोलॉजी शब्द से ही। स्लाइड्स के हिसाब से ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, साइकी यानी आत्मा। हाँ, आत्मा, और लोगोस यानी अध्ययन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन। सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है ना। यहीं से तो असल चुनौती शुरू होती है। देखिए, 16वीं शताब्दी में अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के लिए ये ठीक था। अच्छा। वो इसे दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा मानते थे, मतलब फिलॉसफी की एक ब्रांच, जहां आत्मा जैसे बड़े गहरे सवालों पर आप बस विचार करते थे। इसीलिए शायद दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की माँ या जननी कहा जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही विज्ञान का युग शुरू हुआ, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। क्या सवाल? यही कि आप उस चीज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कैसे कर सकते हैं जिसे किसी ने देखा नहीं, छुआ नहीं, जिसका कोई आकार, कोई रूप ही नहीं है। सही बात है। मतलब आप आत्मा को किसी लैब में टेस्ट ट्यूब में तो नहीं रख सकते। तो फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने ये आइडिया ही छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं। उन्होंने शब्द बदल दिया। 17वीं शताब्दी में इटली के एक विचारक थे, पोम्पोनोंजी। पोम्पोनोंजी। हाँ, उन्होंने कहा है, चलो आत्मा को छोड़ते हैं, मन का अध्ययन करते हैं। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे? देखिए, आत्मा एक तरह से एक आध्यात्मिक चीज थी, लेकिन मन भले ही वो भी दिखता नहीं है, उसके काम हमें दिखाई देते हैं। ये सब। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये आत्मा जैसे रहस्यमयी कॉन्सेप्ट से थोड़ा ज्यादा जमीनी था। लेकिन क्या इससे असल समस्या हल हुई? मन भी तो दिखाई नहीं देता। नहीं, पूरी तरह तो नहीं। और ये सवाल उस वक्त भी उठा था, लेकिन ये एक जरूरी कदम था। अब आप मन के कामों की बात कर सकते थे। आप पूछ सकते थे कि मेमोरी कैसे काम करती है, हम सीखते कैसे हैं। इसने मनोविज्ञान को पहली बार अध्ययन के लिए कुछ ठोस दिया। भले ही वो अदृश्य था, पर आप सही कह रही हैं, ये काफी नहीं था। तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था मन को भी और छोटा और सटीक करना। अच्छा। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स जैसे लोगों ने कहा, पूरे मन को छोड़ो, सिर्फ चेतना पर ध्यान दो। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। हाँ, यानी मन का वो हिस्सा जिसके बारे में हम अभी सचेत हैं, जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं। उनका मानना था कि हम लोगों से पूछ सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, और इस तरह हम चेतना के हिस्सों को समझ सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे हम सिर्फ उस आइसबर्ग की चोटी को देख रहे हैं जो पानी के ऊपर है। बिल्कुल। जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे है, उसका क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस परिभाषा की सबसे बड़ी आलोचना थी। बाद में सिगमंड फ्रॉइड जैसे विचारकों ने बताया कि हमारे मन का ज्यादातर हिस्सा तो अचेतन है, अनकॉन्शियस। ऐसी इच्छाएं, डर, यादें जो हमारी चेतना से छिपी हैं, पर हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो चेतना का विज्ञान इस पूरी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहा था। हाँ, मनोवैज्ञानिक अंधेरे कमरे में बस हाथ पैर मार रहा था। तो अब तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के साये में ही था, बस शब्दों के अर्थ बदल रहा था। पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना। कहानी में असली मोड़ कब आया, जब ये अपने पैरों पर खड़ा हुआ? वो मोड़ आया ठीक 1879 में। 1879? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि तब तक मनोविज्ञान एक दार्शनिक बहस थी, जैसे चाय की दुकान पर चर्चा। जर्मनी के लिप्जिग शहर में विलियम वुंट ने उस चर्चा को एक लैब में बदल दिया। मतलब? उन्होंने दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। अच्छा, तो मतलब उन्होंने मनोविज्ञान को फिलॉसफी का चोगा उतारकर साइंस का लैब कोट पहना दिया। हाँ, इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब मनोवैज्ञानिक सिर्फ विचारों पर बहस नहीं कर रहे थे, वो प्रयोग कर सकते थे, डेटा इकट्ठा कर सकते थे, अपने सिद्धांतों को परख सकते थे। तो अब ये सिर्फ क्या और क्यों नहीं था, बल्कि कैसे और कितना भी था। बिल्कुल। और इसी एक कदम ने वुंट को आधुनिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता बना दिया। तो अब मनोविज्ञान एक विज्ञान बन चुका था, पर लगता है कि क्या अध्ययन करना है, इस पर बहस अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। वुंट चेतना का अध्ययन कर रहे थे, जो अभी भी एक आंतरिक अनुभव था। हाँ। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक आए, जे.बी. वॉटसन। उन्होंने कहा, हम मन और चेतना जैसी अदृश्य चीजों के पीछे क्यों पड़े हैं? मनोविज्ञान को अगर सच्चा विज्ञान बनना है, तो उसे सिर्फ उस चीज का अध्ययन करना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। और वो चीज थी व्यवहार, बिहेवियर। एग्जैक्टली।
वॉटसन ने कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हंसना, रोना, चलना, बात करना, ये सब व्यवहार हैं। जिन्हें आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इसने मनोविज्ञान को एक ऑब्जेक्टिव साइंस बना दिया, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री होती है। और इसी विचार से व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की शुरुआत हुई, जिसके पिता वॉटसन कहलाए। तो एक बार जब मनोवैज्ञानिक विज्ञान बन गया, तो जैसे हर विज्ञान में होता है, अलग अलग कैंप बनने लगे होंगे। सब सहमत थे कि हमें इंसान को समझना है, लेकिन कैसे समझना है, इस पर शायद लड़ाई शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, यहीं से मनोविज्ञान के अलग अलग स्कूल या संप्रदाय पैदा हुए। सबसे पहला कैंप तो वुंट और उनके शिष्य टिचनर का ही था, जिसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ, उनका आइडिया था कि अगर हमें मन को समझना है तो हमें उसे उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, जैसे संवेदनाएं, भावनाएं, कल्पनाएं। मतलब वो एक तरह से मन की चीर फाड़ कर रहे थे, उसके पुर्जे अलग अलग देख रहे थे। सही पकड़ा। जैसे कोई मैकेनिक इंजन के हर नट बोल्ट को अलग करके उसे समझना चाहे, वो मन की केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन तभी अमेरिका में विलियम जेम्स जैसे लोग कह रहे थे, अरे भाई, ये इंजन बना किस चीज से है, ये छोड़ो, ये बताओ कि ये गाड़ी चलाता कैसे है। हाँ। उन्हें मन की संरचना में नहीं, बल्कि उसके कार्य, उसके फंक्शन में दिलचस्पी थी। तो ये संरचनावाद के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया थी। जेम्स पूछ रहे थे कि चेतना हमें अपने माहौल में ढलने में, मतलब अडैप्ट करने में कैसे मदद करती है, याददाश्त का काम क्या है। सही समझे। इस स्कूल को प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म कहा गया। उन्होंने मनोविज्ञान को लैब से निकालकर असल दुनिया की समस्याओं पर लागू करने का रास्ता खोला। जैसे शिक्षा में वो पूछ रहे थे, ये ज्ञान हमारे किस काम का है। तो हमारे पास पार्ट्स वाले लोग थे, यानी संरचनावादी, और काम वाले लोग यानी प्रकार्यवादी। स्लाइड्स के मुताबिक फिर एक और ग्रुप आया जो कह रहा था कि तुम दोनों ही गलत हो। वो थे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्ट ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समग्र रूप या होल फॉर्म। अच्छा। उनका कहना था कि आप अनुभव को टुकड़ों में तोड़कर नहीं समझ सकते, क्योंकि पूरा उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। स्लाइड में साइकिल का उदाहरण है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब आप साइकिल देखते हैं तो आप उसे टायर, हैंडल और सीट के ढेर के रूप में नहीं देखते, आप उसे एक पूरी साइकिल के रूप में देखते हैं। मतलब हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से चीजों को एक सार्थक, एक मीनिंगफुल पूरे के रूप में देखता है। हम अंश से पूर्ण नहीं, बल्कि पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। बिल्कुल, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका था। और इन बड़े स्कूलों के अलावा भी कई और क्रांतिकारी विचार आ रहे थे। जैसे वियना में सिगमंड फ्रॉइड थे। फ्रॉइड वो मन के एक ऐसे हिस्से की खोज कर रहे थे जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे थे, अचेतन मन। फ्रॉइड ने कहा कि हमारे व्यवहार के असली ड्राइवर हमारी छिपी हुई इच्छाएं और डर हैं। वो मनोविज्ञान को मन के अंधेरे तहखाने में ले गए। और स्लाइड्स में कुछ और स्कूलों का भी जिक्र है, जैसे विलियम मैकडूगल का हॉर्मिक संप्रदाय, जो कहता था कि हमारा सारा व्यवहार हमारी मूल प्रवृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट से चलता है। और फिर मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म और संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म भी आए। मानवतावाद ने इंसान के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया, जैसे ग्रोथ और फ्री विल। और संज्ञानवाद ने एक तरह से चीजों को वापस वहीं ला दिया जहां से शुरुआत हुई थी, यानी मन पर। लेकिन इस बार उनके पास कंप्यूटर जैसी नई तकनीकें थीं। बिल्कुल, जिससे वे सोचने, याद रखने और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते थे। इन स्लाइड्स में कुछ बहुत दिलचस्प तथ्य भी दिए गए हैं। जैसे 1590 में ही रुडोल्फ गोल्काय नाम के एक व्यक्ति ने अपनी किताब का शीर्षक साइकोलॉजिया रख दिया था। ये वुंट की प्रयोगशाला से लगभग 300 साल पहले की बात है। और ये भी कितना दिलचस्प है कि वॉटसन ने व्यवहार शब्द को इतना प्रसिद्ध किया, लेकिन विलियम मैकडूगल ने 1905 में ही अपनी किताब में इसका व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल कर लिया था। ये दिखाता है कि विचार अक्सर किसी एक व्यक्ति के दिमाग में पैदा नहीं होते, वो हवा में तैर रहे होते हैं और कोई उन्हें पकड़कर एक आंदोलन बना देता है। और हमें अरिस्तु की किताब डी एनिमा को भी नहीं भूलना चाहिए, जो मनोविज्ञान पर शायद सबसे पहला महान ग्रंथ है। बिल्कुल। स्लाइड्स 13 और 14 में जो परिभाषाएं दी हैं, उन्हें एक साथ देखना कमाल का है। एक तरफ वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, और दूसरी तरफ फ्रॉइड कह रहे हैं यह अचेतन मन का अध्ययन है। ऐसा लगता है जैसे वे दो अलग अलग विषयों की बात कर रहे हों। और यही इस विषय की खूबसूरती और जटिलता है। हर परिभाषा उस विचारक के नजरिए को दिखाती है। सही। जैसे क्रो एंड क्रो इसे मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कहते हैं,
तो वो इसके सामाजिक पहलू पर जोर दे रहे हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं नहीं है, बल्कि एक ही विशाल हाथी को अलग अलग एंगल से देखने जैसी कोशिशें हैं। तो इस सारी तारीख, इन सारे वाद विवादों का उस श्रोता के लिए क्या मतलब है जो एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है? ये सब एक क्लासरूम में कैसे काम आता है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। यहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की भूमिका आती है। स्लाइड 15 के अनुसार इसका सीधा सा लक्ष्य है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना या उसे बेहतर बनाना, उसका परिमार्जन करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक मनोविज्ञान के इन सभी स्कूलों से कुछ ना कुछ उधार लेता है। बिल्कुल। कैसे, कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जब एक शिक्षक बच्चों को कुछ याद करने के लिए इनाम देता है, जैसे एक स्टार या टॉफी, तो वो व्यवहारवाद के सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है। अच्छा, रिवॉर्ड सिस्टम। हाँ, जब वो ये समझने की कोशिश करता है कि कोई बच्चा क्लास में चुप क्यों रहता है, शायद उसके घर पर कोई तनाव है, तो वो कहीं ना कहीं मनोविश्लेषण के विचारों से प्रेरणा ले रहा है। और जब वो एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझाता है, तो वो संज्ञानवाद का इस्तेमाल कर रहा है। हर स्कूल शिक्षक को बच्चों को समझने के लिए एक नया टूल, एक नया नजरिया देता है। तो मनोविज्ञान की ये यात्रा आत्मा के एक दार्शनिक सवाल से शुरू हुई, फिर मन और चेतना की आंतरिक दुनिया से गुजरी और अंत में व्यवहार के ठोस विज्ञान के रूप में स्थापित हुई। लेकिन इस सफर में इसने अपने किसी भी पड़ाव को पूरी तरह छोड़ा नहीं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और ये यात्रा मनोविज्ञान में एक निरंतर तनाव को भी दिखाती है।